Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history, last chapter, chapter 11, Path to Modernization. Today we are going to discuss your topic, the rise of the Communist Party of China. The rise of the Communist Party of China in this paragraph, we will try to understand that how the Kuomintang party was failure in his aim and how the Communist Party established himself properly in China. Okay, let's start the topic. When the Japanese invaded China in 1973, the Kuomintang treated a long and exhausting war weakened China price rose 30% per month between 1945 to 1949 and utterly destroyed the lives of ordinary people. Ruler China faced two crises, one ecological with the soil exhaustions, deforestations and floods, and the second a socio-economic one caused by exploitative land tenure system, indebtedness, the primitive technology, and the poor communication. 1937. That was the time when Japanese invaded on China. 1937 का समय जब जापान ने चीन पर हमला किया तो गोमिंतांग पार्टी पीछे हट गई। इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को कमजोर कर दिया। 1945 और 1949 के बीच वस्तुओं की कीमतें 30% प्रति महीने की रफ्तार से बढ़ी। 30% वस्तुओं की कीमत प्रति मंथ इंक्रीज हुई, बढ़ती चली गई, जिससे आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। ग्रामीण चीन में दो संकट थे, एक पर्यावरण संबंधी जिसमें बंजर जमीन, डिफॉरेस्टेशन या वनों का विनाश, फ्लड, बाढ़ शामिल थे, तो दूसरी प्रॉब्लम जो चीन में थी वो थी सामाजिक, आर्थिक और विनाशकारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार केंद्र का कारण। टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, उनके पास, चाइना के पास थी इस समय। लैंड काफ़ी बंजर थी। तो वही कह रहा है कि चीन के पास दो तरह की समस्या थी। ग्रामीण चीन में दो तरह की प्रॉब्लम थी, एक थी इन्वायरमेंट संबंधी, पर्यावरण संबंधी, जिसमें बंजर जमीनें, वनों का विनाश, बाढ़ शामिल थे। तो दूसरा था सामाजिक आर्थिक जो विनाशकारी जमीन प्रथा, ऋण, आदिम प्रौद्योगिकी और निम्न स्तरीय संचार के कारण थी। चीन का साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। रूसी सफलता ने पूरी दुनिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला। लेनिन और टाटास्की जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल का गठन किया, जिसमें विश्व स्तरीय सरकार बनाई जाए जो सोशल एक्सप्लॉयटेशन को खत्म कर सके। कॉमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में जो सोशलिस्ट पार्टियों का समर्थन किया। उनकी परंपरागत मार्क्सवादी समझ थी कि क्रांति शहरी इलाकों में मजदूर वर्गों के जरिए आएगी। शुरू में विभिन्न देशों के लोग भी इस मत से सहमत थे कि रिवॉल्यूशन जो है वो शहरी इलाकों से ही आएगा, परंतु ऐसा हर जगह दिखाई नहीं देता, हर जगह संभव नहीं था। कहता है कि धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और अब लोग जो मार्क्सवादी जिनके पास समझ थी, जो मानते थे कि क्रांति शहरी इलाकों और मजदूर वर्गों के जरिए आएगी, शुरू में विभिन्न देशों के लोग इससे बहुत आकर्षित हुए, लेकिन जल्द ही यह सोवियत यूनियन के स्वार्थों का हथियार बन गया और 1943 में इसे खत्म कर दिया गया। माओ त्से तुंग ने, जो सीसीपी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे, क्रांति के कार्यक्रमों को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसने अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। My dear, this is very clear that the CCP had been founded in 1921, soon after the Russian Revolution. The Russian success exercised a powerful influence around the world and leaders such as Lenin and Trotsky
went on to establish the Comintern or the Third International in March 1918 to help bring about a world government that would end exploitation. The Comintern and the Soviet Union supported communist parties around the world, but they worked within the traditional Marxist understanding that revolutions would be brought about by the working class in cities. Its initial appeal across national boundaries was immense, but it soon 1893 but it soon became a tool for Soviet interest and was dissolved in 1943. Mao Zedong 1893 to 1976, who emerged as a major CCP leader, took a different path by basing his revolutionary programs on the peasantry. His success made the CCP powerful political forces that ultimately won against the Kuomintang. जब माओ जियोडांग 1943 में 1943 में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक मजबूत नेता के रूप में उभरे, क्रांति के कार्यक्रम को किसानों पर आधारित करते हुए एक अलग रास्ता चुना। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से विपरीत उन्होंने कहा कि क्रांति नगरों से नहीं बल्कि क्रांति गांव से आएगी। उनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी जिसने अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। माओ से तुंग के आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों को जियांगसी में देखा जा सकता है। यहाँ पहाड़ों पर 1928 से 1934 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए, मजबूत किसान परिषद सोवियत का गठन किया, जमीन पर कब्जा और उसके पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आज़ाद सरकार और सेना पर जोर दिया। वे महिलाओं की समस्या से अवगत थे और उन्होंने ग्रामीण महिला संघों को उभारने में प्रोत्साहन दिया। उन्होंने शादी के लिए नए कानून बनाए जिसमें आयोजित शादियां और शादी के समझौते खरीदने और बेचने पर रोक लगाई गई। तलाक प्रथा को और आसान बनाया गया। माय डियर, this is very important things which you have to understand. That point is that the Mao Zedong, the radical approach can be seen in the where Jiangxi, in the mountain where they camped from 1928 to 1934, secure from Kuomintang attacks. A strong peasants' council, Soviet was organized, united through the confiscations and redistributions of the land. Mao, unlike other leaders, stressed the need for an independent government and army. He had become aware of women's problems and supported the emergence of Rural Women's Association, promulgated a new marriage law, the forbade arranged marriage, stopped purchase or sale of marriage contract and simplified divorce. काफ़ी सुधार किया मौसे ने व्यवस्थाओं में जो मेन चीज़ें थी उसको उन्होंने समझा, उसमें सुधार किया। 1928 to 1934 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए, मजबूत किसान परिषद सोवियत कैंप where they camped from 1928-34, secure from the Kuomintang attack, a strong peasants' council, Soviet was organized, कहते हैं यूनाइटेड थ्रू द कॉन्फिस्केशन। कहता है कि उसके बाद क्या किया, उन्होंने जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। दूसरे नेताओं से हटकर माओ ने आज़ाद सरकार और सेना पर जोर दिया। वे महिलाओं की समस्या से भी परिचित थे और उन्होंने महिलाओं के लिए सुधार के कार्यक्रम भी चलाए। उन्होंने डाइवोर्स सिस्टम को ईजी किया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और बेचे जा रहे थे उस पर रोक लगाई। उन्होंने शादी की व्यवस्था को आसान किया, महिला संघों को उभारने में प्रोत्साहन दिया, शादी के लिए नए कानून बनाए जिससे आयोजित जो शादियां और शादी के समझौते खरीदने पर रोक लगाई। इस तरह से उन्होंने काफ़ी कुछ सुधारा। 1930 में जूनवू में किए गए एक सर्वेक्षण में माओ से तुंग ने नमक और सोयाबीन जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं, स्थानीय संगठनों की तुलनात्मक मजबूतियां,
छोटे व्यापारियों और दस्तकारों, लोहारों और जो वेश्याएं थीं, धार्मिक संगठनों की मजबूती, इन सब का परीक्षण किया ताकि शोषण के अलग अलग स्तरों को समझा जा सके। उन्होंने ऐसे आंकड़े इकट्ठे किए कि कितने किसानों ने अपने बच्चों को बेचा है और इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिले। लड़के 100 से 200 युआन पर बिकते थे, लेकिन लड़कियों की बिक्री के कोई उदाहरण नहीं मिले क्योंकि ज़रूरत मजदूरों की थी। इसलिए लैंगिक शोषण मतलब चाइना में लोग लड़कों को खरीद रहे थे, लड़कियों को नहीं, क्योंकि ज़रूरत थी क्या, मजदूरी की। ज़रूरत किस चीज़ की थी, लेबर की। और इसलिए लड़के क्या, बॉयज वर सोल्ड फॉर 100 and 200 yuan, बट देयर वर नो इंस्टेंस of the sale of girls because the need was no hard labor, not sexual exploitation. It was on the basis of these studies that the advocate ways of the solving social problems. कहता है कि इस तरीके से क्या था, लड़कियों की बिक्री का कोई उदाहरण नहीं मिला क्योंकि ज़रूरत लैंगिक शोषण की नहीं थी, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की नहीं थी, बल्कि लेबर की थी, श्रम की थी। इस अध्ययन के आधार पर उन्होंने सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के तरीके पेश किए। इन अ सर्वे in 1930 in Wuhan, Mao Zedong looked at everyday the commodities such as salt and sage, beans, at the relative strength of local at the relative strength of local organizations, at the petty traders and the craftsmen, the ironsmiths and the prostitutes, and the strength of religious organization to examine the different level of exploitation. He gathered the statistics of the number of peasants who had sold their children and found out what price they received. Boys were sold for 100 to 200 yuan, but there were no instance of the sale of girls because the need was for hard labor, not sexual exploitation. It was on the basis of these studies that he advocated ways of solving social problems. My dear, माओ जोदांग ने, माओ से तुंग ने पूरी चीज़ों को सही से समझने के लिए, सामान्य लाइफ को समझने के लिए, रोजमर्रा के जीवन को समझने के लिए उन्होंने एक सर्वे कराया जून वू में, और वहां पे स्थानीय संगठनों की तुलनात्मक मजबूतियां, नमक और सोयाबीन जैसी रोजमर्रा वस्तुओं की कीमतें, छोटे व्यापारियों और दस्तकारों, लोहारों और प्रोस्टिट्यूट्स जो थी, वेश्या थी, उनकी, धार्मिक संगठनों की मजबूती, इन सब का परीक्षण किया ताकि शोषण के विभिन्न स्तरों को वो समझ सकें, उनका पता लगा सकें। और उन्होंने इन चीज़ों को भली भांति समझने का प्रयास किया। उन्होंने पाया कि समाज में लड़कों को बेचने की कुप्रथा है। लड़के 100 से 200 युवान में बेचे जा रहे हैं, लेकिन कोई एक सिंगल ऐसी भी घटना उनको नहीं मिली जिसमें लड़कियां बेची जा रही हैं। जिससे ये क्लियर हो जा रहा है कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए लड़कियों को नहीं खरीदा गया था, वहाँ पे ज़रूरत थी किसकी, वर्क की, डेली वेजेस वर्कर की, इसलिए लड़कों को खरीदा जा रहा था। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप यू आर गेटिंग दिस पैराग्राफ। पॉइंट इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट यू हैव, आपको ये पता चला कि किस तरीके से कम्युनिस्ट ने, किस तरीके से जो माओ थे, उन्होंने सामान्य चीज़ों को समझने का प्रयास किया, जो घटनाएं वहाँ हो रही थी उनको जानने का प्रयास किया, और किस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों पर रोक लगाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कहता है द गोमिंदांग ब्लॉक्ड द कम्युनिस्ट सोवियत फोर्स द पार्टी टू सीक अनदर पेस। दिस लेड देम टू गो on what came to be called the Long March 1934 to 35. 6,000 grueling the difficult miles of Sangji here in their new base in Yunnan. They further developed their program to end warlordism, carry out land reform, and fight foreign imperialism. This won them a strong social base in the difficult year of the war. The communists and the Gomindang
worked together, but there, the end of the war, the communists established themselves in power and the Kuomintang was defeated. कहता है कम्युनिस्टों की सोवियत की कुओमिंतांग द्वारा नाकेबंदी ने पार्टी को दूसरा आधार ढूंढने पर मजबूर कर दिया। उसके चलते उन्होंने लॉन्ग मार्च 1934-35 में जारी किया। उन्हें लॉन्ग मार्च पे जाना पड़ा, जो कि सांसी तक 6000 मील का मुश्किल सफर तय करना था कम्युनिस्ट पार्टी को, क्योंकि कुओमिंतांग ने नाकेबंदी कर दी थी। कुओमिंतांग ने कम्युनिस्टों को सोवियत फोर्स द पार्टी टू सीक अनदर बेस, क्या दो कुओमिंतांग ब्लॉक्ड of the communist Soviet force. So that's why the Kuomintang, after the blocking of Kuomintang, communists had to take new step, that was Long March in 1934 to 35. और यहाँ से नए अड्डे यूनान, उनके नए सेंटर यूनान में उन्होंने युद्ध सामंत वार्डलॉर्डिज्म को खत्म करके भूमि सुधार लागू किया, विदेशी साम्राज्य से लड़ने का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इससे उन्हें मजबूत सामाजिक आधार मिला। युद्ध में मुश्किल सालों में साम्यवादियों और कुओमिंतांग ने मिलकर काम किया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद साम्यवादी सत्ता में आ गए और कुओमिंतांग की हार हो गई। अब यहाँ से कई सारी चीज़ों को बदलता हुआ देखेंगे आप। ये छोटा सा मैप है, आप देखिए इस मैप में आपको क्या दिखेगा। इस मैप में आपको चीन की पूरी चीज़ें आपको दिख रही हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा इस्टेब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेसी 1949 to 65। इस्टेब्लिशिंग द न्यू डेमोक्रेसी, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। सर्वहारा की तानाशाही, न्यू डेमोक्रेसी एन अलायंस ऑफ ऑल सोशल क्लासेस अनलाइक द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट, इट मीन्स डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटरेट। सर्वहारा की तानाशाही, प्रोलिटरेट, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू हैव टू लर्न इट। कहता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट, अब किसकी होगी तानाशाही? सर्वहारा वर्ग की, जो कमजोर वर्ग होगा, जो वर्कर्स ग्रुप होगा, अब वो डिक्टेटर होगा, उन लोगों को निकाल के फेंक देंगे। कहता है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई और नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। और नया लोकतंत्र का सिद्धांत था सर्वहारा की तानाशाही, जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था। ठीक है, यहां से चाइना में आपको बदलाव और नए चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। My dear, if you will read the topic establishing new democracy 1949 to 65, I have already discussed with you the two lines. मैंने कहा कि the People's Republic of China government was established in 1949. It was based on the principle of the new democracy and alliance of all social classes, unlike the dictatorship of the प्रोलिटरेट। मैंने आपसे कहा कि अब एक नई सोच आई चीन में। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई, में स्थापित हुई और नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी ये नई सरकार। और ये इनका नया जो स्लोगन था प्रोलिटरेट, dictatorship of proletariat, that the Soviet Union said it had established the critical area of the economy were put under government control and private enterprises and private ownership of land were gradually ended. This program lasted till 1953 when the government declared that it would launch a program of socialist transformation. The Great Leap Forward movement, launched in 1958, was a policy of the galvanize the country to industrialize rapidly. People were encouraged to set up steel furnace in their backyards in the rural area. People's commune, where land would be collectively owned, and the cultivated were started by 1958. There were 26,000 communes
the covering 98% of the farm population. My dear, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में बनी और फिर नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर इसने काम करना शुरू किया। नए लोकतंत्र के सिद्धांत क्या थे इनके लिए? कहते हैं प्रो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रो लिटरेट, सर्वहारा के तानाशाही, जिसे कायम करने का दावा सोवियत संघ का था। इससे भिन्न एक नया लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सभी सामाजिक संबंधों का गठबंधन, सभी सामाजिक वर्गों को मिलाकर सरकार का निर्माण करने की एक नई जो नया परंपरा इन्होंने कायम की, वो सबसे महत्वपूर्ण थी। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए और निजी कारखानों और भूस्वामित्व इट मीन्स लैंड ओनरशिप को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने सोशलिस्ट चेंजेस का कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। 1958 में लंबी छलांग वाले आंदोलन की नीति के जरिए देश को तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। लोगों को अपने घर के पीछे इस्पात की भट्टियाँ, स्टील की भट्टियाँ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण इलाका में, गांव के क्षेत्रों में पीपुल्स कम्यून का मतलब हुआ जहाँ लोग इकट्ठे ज़मीन के मालिक थे और मिलजुल कर फसल उगाते थे। ऐसी व्यवस्था शुरू की गई, पीपुल्स कम्यून की व्यवस्था शुरू की गई। 1958 में 26,000 ऐसे कम्यून थे जो कि कहाँ थे? रूरल एरिया में थे, और रूरल एरिया का 98% था। कहता है कि द पीपल कम्यून वाज स्टार्टेड बाय 1958। देयर वर 26,000 कम्यून्स, the covering 98% of the farm population. Mao was able to mobilize the masses to attain the goals set by the party. His concern was with the creating a socialist man who would have five loves: the fatherland, people, labor, science, and public property. Mass organizations were created for farmers, women, students, and other groups. For instance, the All China Democratic Women's Federation had 76 million members. The All China Students Federation 3.29 million members. These objectives and methods did not appeal to everyone in the party. In 1953 to 54, some were urging for more attention to industrial organization and economic growth. Liu Sochao, Deng Xiaoping tried to modify the commune system as it was not working efficiently. In 1953-54, some were urging for more attention to industrial organization and economic growth. Liu Sochao, Deng Xiaoping tried to modify the commune system as it was not working efficiently. The steel produced in the backyards furnace was unusable industrially. Dear student, this is very clear that what was happening in China before 1953, even before 1969, क्या हुआ, कितना बदला? कह रहे हैं कि इसके पहले लियू सोचाओ और डेंग जियोपिंग ने कुछ बातें कही। यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि माओ पार्टी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने के लिए लोगों को प्रेरित करने में सफल रहे। उनकी चिंता चीन के लोगों को एक समाजवादी व्यक्ति के रूप में बनाने की थी, जिसकी 5 चीजें प्रिय होगी: फादरलैंड, पॉपुलेशन, जनता, वर्क, साइंस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। किसानों, महिलाओं, स्टूडेंट्स और अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई गई। उदाहरण के लिए ऑल चाइना डेमोक्रेटिक वीमेंस फेडरेशन के 760 लाख सदस्य थे। ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन के 32 लाख 90,000 सदस्य थे।
देखिए यहाँ पे ऑल चाइना डेमोक्रेटिक विमेंस फेडरेशन 760 लैक्स, ऑल चाइना स्टूडेंट फेडरेशन 32 लैक्स 90,000। लेकिन ये लक्ष्य और तरीके पार्टी में सभी लोगों को पसंद नहीं थे। 1953 54 में कुछ लोग औद्योगिक संगठनों और आर्थिक विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे थे। लिू साओची और डेंग जियोपिंग ने कम्यून प्रथा को बदलने की कोशिश की, क्योंकि यह बहुत कुशलता से काम नहीं कर रही थी, बहुत अच्छे तरीके से ये उस समय की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं थी। ये कम्यून घर के पिछवाड़ों में बनाई गई स्टील औद्योगिक लिहाज से अनुपयोगी थी, सही नहीं थी। इसीलिए अब जो नई परंपरा के लोग थे, लिऊ सिचाओ और डेंग जियोपिंग, ये लोग कह रहे थे कि ये कम्यून सिस्टम जो है उसको बंद करना चाहिए। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स माय डियर। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक कन्फ्लिक्टिंग विजन 1965 to 78 पढ़ेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।